नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। यहाँ ब्रायोफाइटा से जुड़े 100 महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1. ब्रायोफाइटा निम्न श्रेणी के पादप होते हैं। 2. इन्हें अम्फीबियन पादप, जल स्थलीय पौधे कहते हैं। 3. ये जल में प्रजनन करते हैं परंतु भूमि पर उगते हैं। 4. ब्रायोफाइटा में वाहिकीय ऊतक नहीं होते हैं। 5. इनका शरीर थैलस या पत्ती व तने जैसे अंगों में विभाजित होता है। 6. ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। 7. इनमें जड़ के स्थान पर राइजोइड्स पाए जाते हैं। 8. राइजोइड्स जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। 9. ब्रायोफाइटा का प्रमुख भाग गैमेटोफाइट होता है। 10. इनकी जीवन चक्र में द्विविकल्पी पीढ़ी पाई जाती है। 11. इनमें स्पोरोफाइट परजीवी होता है। 12. ब्रायोफाइटा में यौन जनन उगमस होता है। 13. नर युग्मक अंडाणु की ओर तैर कर जाते हैं। 14. जल यौन जनन के लिए आवश्यक होता है। 15. ब्रायोफाइटा सबसे पहले स्थलीय जीवन में आए पौधे माने जाते हैं। 16. ये प्रकृति में कार्बन साइकिल में योगदान करते हैं। 17. इनका उपयोग ईंधन, औषधि तथा पैकिंग सामग्री में होता है। 18. ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा जाता है। 19. 3 वर्ग हैं: हेपेटिकोप्सिडा, लिवरवॉर्ट्स, एंथोसेरोप्सिडा, हॉर्नवर्ट्स और ब्रायोप्सिडा, मॉसेस। 20. हेपेटिकोप्सिडा में थैलस फ्लैट और लोबदार होता है। 21. माकिंशिया हेपेटिकोप्सिडा का उदाहरण है। 22. हेपेटिकोप्सिडा में अंडकोश और शुक्राणुकोश अलग अलग संरचनाओं में होते हैं। 23. हेपेटिकोप्सिडा में थैलीय और पत्तीदार रूप पाए जाते हैं। 24. हेपेटिकोप्सिडा में जेमा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 25. जेमा कप में जेमा बनते हैं जो नए पौधे बनाते हैं। 26. एंथोसेरोप्सिडा के स्पोरोफाइट में लंबे हॉर्न जैसे कैप्सूल होते हैं। 27. एंथोसेरोस इसका प्रमुख उदाहरण है। 28. एंथोसेरोप्सिडा के स्पोरोफाइट में मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है। 29. एंथोसेरोप्सिडा में स्टोमाटा और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। 30. ब्रायोप्सिडा, मॉस में 3 मुख्य चरण होते हैं। 31. मॉस का प्रमुख उदाहरण फनेरिया है। 32. मॉस के जीवन चक्र में प्रोटोनिमा, गैमेटोफो और स्पोरोफाइट होते हैं। 33. प्रोटोनिमा धागेनुमा संरचना होती है। 34. गैमेटोफो में पत्तीनुमा संरचनाएं होती हैं। 35. स्पोरोफाइट में फुट, सेटा और कैप्सूल होते हैं। 36. स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। 37. मॉस में जनन के लिए जल अनिवार्य होता है। 38. मॉस वनस्पति विकास के लिए मृदा बनाते हैं। 39. मॉस जल संरक्षण में मदद करते हैं। 40. ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। 41. ब्रायोफाइटा के जननांग बहुकोशिकीय होते हैं। 42. अंडाणुकोश को आर्किगोनियम कहते हैं। 43. शुक्राणुकोश को एंथेरिडियम कहते हैं। 44. ब्रायोफाइटा में निषेचन जल पर निर्भर करता है। 45. निषेचन से डिप्लॉयड युग्मज बनता है। 46. युग्मज से स्पोरोफाइट बनता है। 47. स्पोरोफाइट में मेयोसिस से स्पो बनते हैं। 48. स्पो अंकुरित होकर नया गैमेटोफाइट बनाते हैं। 49. ब्रायोफाइटा में बीज नहीं बनते। 50. ये स्वतंत्र रूप से जल में तैर नहीं सकते। 51. इनमें वास्कुलर ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। 52. ब्रायोफाइटा छोटे आकार के होते हैं। 53. ये नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। 54.
इनके पत्ते एक परत कोशिकाओं के बने होते हैं। 55. ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल होता है। 56. ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। 57. मॉस की कुछ प्रजातियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। 58. स्पोर्स हवा द्वारा फैलते हैं। 59. इनका कोई पुष्प नहीं होता। 60. इनमें जड़ें नहीं होती, केवल राइजोइड्स होते हैं। 61. राइजोइड्स एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। 62. हेपेटिकॉप्सिडा में जेमा द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 63. ब्रायोफाइटा भूमि के क्षरण को रोकते हैं। 64. मॉस की कुछ प्रजातियां ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। 65. स्पैग्नम एक प्रमुख मॉस है। 66. स्पैग्नम जल सोखने में सक्षम होता है। 67. स्पैग्नम का उपयोग सर्जरी में किया जाता था। 68. स्पैग्नम को पीट मॉस कहते हैं। 69. पीट मॉस कार्बन का भंडार होता है। 70. ब्रायोफाइटा का आकार बहुत छोटा होता है। 71. कुछ ब्रायोफाइटा बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 72. मॉस पत्थरों और छतों पर भी उगते हैं। 73. ब्रायोफाइटा सूखा नहीं होते हैं। 74. इनमें बहुत अधिक विविधता होती है। 75. ब्रायोफाइटा की लगभग 25,000 प्रजातियां ज्ञात हैं। 76. ये मुख्यतः शीतोष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 77. मॉस द्वितीयक उत्तरजीविता के लिए अनुकूल हैं। 78. ब्रायोफाइटा में कोई बीजाणुपात्र स्पोरेंजियम होता है। 79. कैप्सूल में बीजाणु स्पोर्स बनते हैं। 80. स्पोरोफाइट में केवल एक कैप्सूल होता है। 81. कैप्सूल में परिपक्व बीजाणु बाहर निकलते हैं। 82. मॉस के कैप्सूल में ऑपईआरसीयूएलएम और परिस्टम दांत होते हैं। 83. ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। 84. ब्रायोफाइटा नमी के प्रति संवेदनशील होते हैं। 85. ये सूखे वातावरण में निष्क्रिय हो सकते हैं। 86. सूखने पर ये दोबारा जीवंत हो सकते हैं। 87. इनमें वृद्धि सीमित होती है। 88. गैमेटोफाइट स्वतंत्र और हरा होता है। 89. स्पोरोफाइट निर्भर और हरित होता है। 90. ब्रायोफाइटा में पूर्ण संवहन प्रणाली नहीं होती। 91. इनमें परागण नहीं होता। 92. निषेचन जल के माध्यम से होता है। 93. ब्रायोफाइटा में उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण वितरण होता है। 94. इनमें कुछ प्रजातियां द्विलिंगी होती हैं। 95. कुछ प्रजातियां एकलिंगी होती हैं। 96. ये वनों की जैव विविधता को बढ़ाते हैं। 97. इनकी कुछ प्रजातियां दवाओं में उपयोगी हैं। 98. ये अन्य पौधों के लिए पाइनिया पौधे का कार्य करते हैं। 99. ये पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक माने जाते हैं। 100. ब्रायोफाइटा में जीवन चक्र हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक होता है। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।